जब मैं ये कंप्लेंट्स लेके BYD के सर्विस सेंटर गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसका ऑयल चेंज कब होना है। उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। इससे अंदाज़ा होता है कि इनके जो सर्विस एडवाइज़र हैं वो कितने ज़्यादा जो है ना वो अच्छे हैं। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने अपनी सर्विस के ऊपर, यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर काम नहीं किया तो इस गाड़ी का कहीं वो हाल ना हो जो प्रोटॉन X70 का हुआ था। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है नवीद वास्ती है और कराची से मेरा ताल्लुक़ है। बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर। आज जो आपके सामने एक गाड़ी खड़ी है BYD शार्क 6 है और इसका मैं आज आपको ओनर्स रिव्यू दूंगा। ये गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट कोई 3500 किलोमीटर चला चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आज जो है ना आप सबको इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताऊँ। इस गाड़ी को चलाते हुए मुझे कोई ऑलमोस्ट कोई 1.5 मंथ्स गुजर चुके हैं और इससे पहले मैं 2016 से 2025 के जून जुलाई तक मैंने जो है वो हाइलक्स रेवो रखा है और मैं तकरीबन 12 हाइलक्स रेवो चेंज कर चुका हूँ इन 10 सालों में। जो सारे नए मॉडल्स आए वो सारे नए मॉडल्स मैंने रखे। इसलिए मैंने सोचा कि आज बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि 10 साल के बाद अपनी गाड़ी को शिफ्ट किया है मैंने एक दूसरी गाड़ी के ऊपर, जिस गाड़ी से मैं बहुत खुश था, तो इसका आज आपको रिव्यू देते हैं। आई बॉट दिस कार इन अक्टूबर 2025। ये गाड़ी मैंने कोई 20 मिलियन की ख़रीदी थी, जिसके ऊपर एज़ पर माई इनवॉइस कोई 3 मिलियन का टैक्स, सेल्स टैक्स पे हुआ है। बट मेरे टैक्स रिटर्न के अंदर जो है ना वो कंपनी की तरफ से 9.5 पौने 10 लाख रुपए का टैक्स पे हुआ है। तो आई डोंट नो, मुझे अभी तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ऐसा क्यों है। तो आई होप कि BYD वाले जब ये रिव्यू देखेंगे तो इस बात का जवाब दे सकेंगे ऐसा क्यों है। 20 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर आप पिकअप ट्रक की बात करें तो मेरा ख्याल है दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर रीवो। लेकिन रीवो के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें जो पीछे लीफ स्प्रिंग्स लगे हुए थे, जो कमानियाँ लगी हुई थी, उसकी वजह से उसका सस्पेंशन जो है वो इतना सॉफ्ट नहीं था। जब ये BYD शार्क जब इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और लुक्स वाइज इस गाड़ी की जो है वो बात ही कुछ और है। रीवो अगर डायमेंशंस में अगर आप देखें तो इस रीवो और BYD के अंदर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट अगर आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क फील होता है। आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं BYD शार्क तो आपको पता चलता है कि जी BYD शार्क जो है वो बड़ी गाड़ी है। परफॉर्मेंस के बारे में अगर इस गाड़ी की बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज दिस इज़ एन अमेजिंग पिकअप ट्रक। स्पीड, इसकी रोड ग्रिप बहुत ही अमेजिंग है और 430 हॉर्स पावर एंड 650 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पावर है। व्हेनेवर यू एक्सेलरेट दिस कार तो आपको झटका ज़रूर फील होगा पीछे। सो पावर इज़ वेरी गुड। अगर एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें इसकी तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। हमारा एक बहुत पुराना रोना था कि टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, होंडा की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वो कभी कोई चीज़ हम इसको टीन का डब्बा कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, मैं आपको सस्पेंशन या आपको चेसिस की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बॉडी की बात कर रहा हूँ, वो इसकी भी बॉडी कोई टोयोटा और होंडा से ज़्यादा कोई इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि एक दफ़ा इत्तेफाक ये हुआ था कि मैं घर से नीचे उतरा और मेरी गाड़ी के ऊपर ना बोनेट के ऊपर हल्का सा डेंट पड़ा हुआ नज़र आया मुझे। तो मैंने कहा यार ये डेंट कैसे पड़ा, और उसको गाड़ी वाला मेरा गाड़ी साफ़ कर रहा था। तो मैंने CCTV वीडियो के अंदर देखा कि उसने गाड़ी के ऊपर जो ना यूँ हाथ सिर्फ रख के जो है ना उसका शीशा साफ़ कर रहा था और वहाँ पे वो हाथ रखने की वजह से उसके ऊपर डेंट पड़ गया था। तो बिल्ड क्वालिटी या बॉडी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कोई इतनी ख़ास नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ चाइनीज़ बिल्ड कार है तो इस तरह की है, मतलब उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। एक फ्लॉ मैंने इसके अंदर और भी देखा है कि अगर आप छोटे छोटे बम्प्स के ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बम्प्स होते हैं ना जिसके ऊपर अगर आप उस पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो इसके जो डोर पिलर्स हैं वो बाकायदा हिलते हैं, धड़ 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 ऐसे ऐसे करके हिलते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जो इसके दरवाज़ों के डोर पिलर्स की जो क्वालिटी है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। मैंने इस गाड़ी के अंदर लेने के बाद कोई चेंजेस नहीं कराई एक्सेप्ट टायर्स। हमारे यहाँ की जितनी रोडें हैं उन रोड्स के हिसाब से HT टायर्स यहाँ पे बिल्कुल चलते ही नहीं है और ये कंफर्ट के चक्कर में HT टायर्स थे इसके अंदर और मैंने इसलिए इसके अंदर जो है ना वो 80 टायर्स डाले हैं। तो मुझे लगता है कि जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जब गाड़ियाँ
बन रही होती हैं, कोई भी कंपनी जब गाड़ियां बना रही होती हैं, या जिस तरह ये BYD इंपोर्ट हुई है, तो उस कंट्री के जो है ना, जो डायनामिक्स है ना, उस हिसाब से चीज़ों को बनाना चाहिए। जब रेवो GR जब इंट्रोड्यूस हुई तो रेवो GR के अंदर मोनोट्यूब शॉक्स थे, तो कंपैरेटिवली जो पुरानी वाली रेवो थी और जब GR थी उसके सस्पेंशन में फ़र्क था, कंफर्ट में फ़र्क था। बट अगर आप रेवो GR से BYD शार्क 6 को इस वक्त कंपेयर करें तो BYD शार्क इज़ वे मोर कंफर्टेबल, वे मोर कंफर्टेबल। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देना चाहूँगा कि मेरे पास LC300 भी है, ठीक है। LC300 और अगर मैं शार्क 6 से कंफर्ट को कंपेयर करूं तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 से 20% का डिफरेंस होगा। तो इससे अंदाज़ा लगाएं आप कि इसका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हैंडलिंग की बात करें तो इस गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। टायर्स डालने के बाद मुझे लगता है कि ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। उसकी वजह ये कि पहले ये बहुत सॉफ्ट थी। अगर आप इसकी रोड ग्रिप की बात करें तो हाई स्पीड रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है, और क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्ट है तो मुझे यकीन करें अपने घर की कोई दूसरी गाड़ी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आजकल मैं सिर्फ यही गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि हम यूजुअली ये जो पिकअप डाला होता है हमारा, हम वो कंफर्टेबल नहीं होता तो हम ज़्यादा ड्राइव नहीं करते। बट क्योंकि ये कंफर्टेबल है तो मुझे दूसरी गाड़ी अपनी घर की से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। MG U9 का इंटीरियर, कैनन का इंटीरियर, रेवो का इंटीरियर, BYD का इंटीरियर, अगर आप इंटीरियर की बात करें तो जो इंटीरियर की क्वालिटी जो है वो BYD शार्क की है, ऐसी कोई गाड़ी, किसी गाड़ी की ऐसी क्वालिटी नहीं है। मतलब मैं गाड़ी के अंदर बैठ के ना बहुत ही एक लग्जरियस फील आती है मुझे गाड़ी के अंदर बैठ के, और मैं बहुत इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। सीट्स इसकी जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल है, सीट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो सीट्स के ऊपर जो लेदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो उसके ऊपर रेड स्टिचिंग हुई हुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक जो इसके अंदर, बाय द वे, मैं एक जो हमारे पाक व्हीलर्स हैं उनको मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर जो भी जिनके पास भी BYD शार्क 6 है, समटाइम्स ऐसा होता है कि उनकी गाड़ी के अंदर जो है ना सामने एक एरर आएगा, ड्राइविंग मॉनिटर सिस्टम फेलियर। तो अगर वो कभी ऐसा आ रहा होगा तो वो गाड़ी के अंदर कोई इस तरह का फॉल्ट नहीं होगा। आप अपने जो है ना मुंह के ऊपर इस तरह हाथ रखेंगे तो वो फेस रिकग्निशन नहीं कर रहा होता, तो इसकी वजह से ये एरर आ जाता है। तो अच्छा, इसकी ये जो स्क्रीन है, अगर इसके बारे में बात करें तो स्क्रीन बहुत अच्छी है। सारे फंक्शंस आप देख लें इसके अंदर ही है, हर चीज़ का फंक्शन, एडास का फंक्शन, गाड़ी की सारी चीज़ जो है वो स्क्रीन से ऑपरेट होती है। एक बड़ी सरप्राइजिंग सी बात बताता हूँ इसके अंदर, कि सबसे पहले जब मैंने गाड़ी ली तो मैं जब ब्लूटूथ पे अक्सर औकात वॉइस नोट भेजता था, तो जब वॉइस नोट भेजता था तो वो वॉइस नोट जो है ना वो कभी आवाज़ नहीं जाती थी उसकी। मैं BYD के सर्विस सेंटर चला गया, उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद मैंने इसका एप्पल प्ले यूज़ करना शुरू किया, और फिर इसके अंदर इन्होंने सिम की एक्टिवेशन की, गाड़ी परचेज़ करने के तकरीबन 1 महीने के बाद, क्योंकि इनका कोई प्रोसेस है कि कोई सिम इसके अंदर लगी हुई होती है, चाइना से लगी हुई आती है, वो इसको एक्टिवेट कराते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, जिससे फिर BYD ऐप चलना शुरू होती है। तो जो BYD ऐप चलना शुरू हुई तो जब समटाइम्स मैं इसको टैप करूँ, इसकी जो साइड मिरर के अंदर जो NFC वाली जगह है, तो गाड़ी कभी खुले कभी ना खुले, कभी खुले कभी ना खुले। अच्छा, और फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जी मैं एप्पल कारप्ले यूज़ कर रहा हूँ, और जब मैं वॉइस नोट भेजता हूँ तो वो एक रोबोटिक किस्म की आवाज़ जो है ना वो अगले को वॉइस नोट में जाती है। मैं ये दोनों कंप्लेंट्स लेके BYD के सर्विस सेंटर चला गया। मैंने कहा जी ये इशू आ रहा है। कहता आपके पास आईफोन है? मैंने कहा जी मेरे पास आईफोन है। तो कहते हैं सर आईफोन है ना इसलिए कर रहा है, ये एंड्रॉयड में नहीं करता। मैंने कहा यार ये किस तरह का जवाब है भाई आपका। मैंने कहा एक कंपनी ने एप्पल कार प्ले दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, तो फिर डेफिनेटली उसके सारे फंक्शंस काम करने चाहिए। सर हमने ये चीज़ जो है ना आगे फॉरवर्ड की हुई है, तो देखें इसका जवाब आता है तो फिर। सो सर्विस की बात करें अगर आप BYD की इस वक्त, तो कोई इनके कोई ट्रेंड एडवाइजर्स नहीं है, उनके पास चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। छोटा सा एक सर्विस सेंटर है, शोरूम उन्होंने बहुत बड़ा कराची के अंदर बनाया हुआ है मेट्रोपोल के ऊपर, लेकिन सर्विस सेंटर छोटा सा है, और वहाँ पे सर्विस की बात करें तो नो, आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने अपनी सर्विस के ऊपर, यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर काम नहीं किया तो इस गाड़ी का कहीं वो हाल ना हो जो प्रोटॉन X70 का हुआ था। कि इसके अलावा
एक और बड़ी मुझे सरप्राइजिंग बात पता चली। जब मैं ये कंप्लेंट्स लेके BYD के सर्विस सेंटर गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसका ऑयल चेंज कब होना है? तो उन्होंने कहा जी 3500 किलोमीटर्स पे। मैंने कहा मेरी गाड़ी तो ऑलमोस्ट कोई 2500 किलोमीटर EV पे चली है और 500 किलोमीटर जो है वो इंजन पे चली है, तो मुझे किस तरह इसका ऑयल चेंज करना? कहते नहीं सर, आपने 3500 किलोमीटर्स पे ऑयल चेंज कर देना ऑडोमीटर के हिसाब से। मैंने कहा यार लेकिन इंजन पे तो मेरी गाड़ी 500 किलोमीटर चली, तो मैं क्यों चेंज करूँ? यार राइट, आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जो ऑयल की शेल्फ लाइफ होती है या तो वो 3 to 6 मंथ्स होती है। आप अगर मेरी शेल्फ लाइफ पूरी हो तो आप मुझे कहें, बट मुझे तो गाड़ी लिए हुए भी 1.5 महीना हुआ है, तो 1.5 महीने में तो ये काम नहीं है। इससे अंदाज़ा होता है कि इनके जो सर्विस एडवाइज़र हैं वो कितने ज़्यादा जो है ना वो अच्छे हैं। मतलब आई एम वेरी मच सरप्राइज अबाउट इट। अच्छा, एक और चीज़ है इसके अंदर जो कि मुझे भी नहीं पता था, कि अगर आप इसकी बैटरी सेव करना चाहते हैं, या बैटरी अगर मिसाल है कि जी 0% के ऊपर चली गई आपकी ना, 0% के बाद भी इसकी बैकअप के अंदर 20 to 25% बैटरी होती है जब, और उसके बाद अगर आप कहें कि यार मैं इसको इंजन से चार्ज करना चाहूँ, तो ये इंजन से चार्ज भी हो जाती है अप टू 70%। बट उसका फ़ायदा नहीं होता, मैंने कंपेयर करके देखा है, उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि जब नॉर्मली अगर मैं इंजन के ऊपर HEV के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ तो वो फॉर एग्जाम्पल ये 10 किलोमीटर दे रही है, तो अगर मैं उसको बैटरी भी चार्ज साथ कर रहा हूँ तो ये 6-7 किलोमीटर्स पे आ जाएगी। तो मैंने देखा कि कोई डिफरेंस नहीं। बट येस, अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हैं तो बिल्कुल बैटरी सेव हो सकती है इसकी। और सेकेंडली ये कि अगर आपकी रेंज जो है वो 0 भी बताती है बैटरी, तो इसके अंदर बैकअप के अंदर 20 to 25% बैटरी होती है। और मेरा शुरू में लेने से पहले ये थोड़ा सा डाउट था कि यार 1500 सीसी वाली गाड़ी, और अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो इसका पिकअप किस तरह का होगा। तो यस, पिकअप बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर जो है ना बैटरी बैकअप के अंदर हर वक्त होती है। गाड़ी लेने के बाद जब मैंने इंश्योरेंस करवाई इस गाड़ी की, तो मुझे उसका जो कवर नोट आया उसमें लिखा हुआ था कि जी डेप्रिसिएशन बैटरी के ऊपर नहीं होगा, SRS एयर बैग पे नहीं होगा, ऑल्दो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो मैंने जब फिर इंक्वायर किया, मैंने कहा ये बैटरी के ऊपर क्यों नहीं होगा, ये गाड़ी तो बैटरी वाली गाड़ी है, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाती है तो बैटरी तो कवर होनी चाहिए। तो नहीं सर, ये नहीं होता। तो हमारे यहाँ अभी EV के ऊपर जो है मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को जो है ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना सोचना पड़ेगा। चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर सोचना पड़ेगा कि चार्जिंग स्टेशंस लगने चाहिए। खाली ड्यूटीज़ के ऊपर रिलैक्सेशन देने से काम नहीं चलेगा। अगर रीसेल के बारे में बात करें तो इस वक्त इस गाड़ी के ऊपर प्रीमियम चल रहा है। शुरू के अंदर कुछ प्रीमियम अच्छी खासा था, कोई 15-20 लाख के करीब, फिर ये 4-5 लाख के करीब आ गया। अभी रिसेंटली माय फ्रेंड वाज लुकिंग फॉर BYD शार्क 6, तो उसको तकरीबन कोई 10-12 लाख रुपए प्रीमियम पे गाड़ी मिल रही थी। दिस मीन्स कि इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो अच्छी है, लोग पसंद कर रहे हैं इस गाड़ी को। गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क। मैंने इसको इस्लामाबाद रजिस्टर्ड कराया है और ये गाड़ी रजिस्टर हुई है कोई 7.5 लाख के करीब। और सिंस इट इज़ अ पिकअप ट्रक, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है ईयरली टैक्स इतना ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 लाख रुपए टैक्स है। अगर ये गाड़ी मैं कराची में रजिस्टर कराता तो यस, ये गाड़ी जो है वो 4.5 लाख 5 लाख में रजिस्टर्ड होती। बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो इस चीज़ पे कंफ्यूज थे कि यार इस गाड़ी में 4x4 नहीं है, इस गाड़ी के अंदर डिफरेंशियल लॉक नहीं है, तो ये ऑफ रोड के ऊपर किस तरह परफॉर्म करेगी। मैं इसके ऊपर माइल्ड ऑफ रोडिंग कर चुका हूँ, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग अभी तक मैंने नहीं की। मैं माइल्ड ऑफ रोडिंग इस गाड़ी में मैं कर चुका हूँ, और उसके ऊपर इसके अंदर 4x4 अलग से नहीं है, ये ऑल व्हील ड्राइव है, इस पर डिफरेंशियल लॉक नहीं है, क्योंकि इसके बेसिकली जो गाड़ी के मोड्स हैं, उन गाड़ी के मोड्स के साथ जो है ना इसकी मोटर जो है ना वो प्रोग्राम उस हिसाब से की हुई है कि आपको जो है ना, जब अगर आप मिसाल माउंटेन मोड पे गाड़ी डालते हैं तो वो उस वक्त आपकी जो जितने व्हील्स हैं वो सारे उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो है ना वो फंक्शन करते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है डिफरेंशियल लॉक की, आपको ज़रूरत नहीं है कोई सेपरेट 4x4 की। तो ये गाड़ी जो है ना, जब आप मोड चेंज करते हैं, मिसाल है कि मैं लास्ट टाइम जब माइल्ड ऑफ रोडिंग के लिए गया तो मैं हिल के ऊपर चढ़ने की मैंने कोशिश की, तो नॉर्मल मोड के ऊपर ये गाड़ी नहीं चढ़ रही थी। फिर इसको मैंने माउंटेन मोड के ऊपर जब किया तो गाड़ी बहुत स्मूथली गाड़ी चल गई थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ के इसकी जो मोड्स हैं वो परफॉर्म जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस चीज़ के, हाँ डिफरेंशियल लॉक में भी कह सकते हैं आप कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के अंदर इसके अंदर मिसिंग है, तो वो शायद आपको ज़रूरत पड़ी अदरवाइज़ ऑफ रोडिंग के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई परेशानी वाली बात है इसके ऊपर, क्योंकि इसके मोड जो है ना वो प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट ओनर्स रिव्यू दिया है, और जो लोग ये गाड़ी परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो उनको आई होप कि ये ओनर्स रिव्यू जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपने यूज्ड गाड़ी परचेज़ करनी है तो BYD शार्क 6 इस वक्त यूज्ड भी पार्क व्हील्स पे लगी हुई हैं। आप पार्क व्हील्स की ऐप इंस्टॉल करके पार्क व्हील्स की वेबसाइट पे जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। और आखिर में आपसे यही कहूँगा कि पार्क व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।